नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने दी बंदूकें लेकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी। टेंशन में शहबाज सरकार, पाकिस्तान में क्या होगा गृह युद्ध। खबर में आगे जिक्र होगा कि चीन से युद्ध के लिए तैयार हो रहा ताइवान। अमेरिका के दुर्जय अब्राम टैंकों की खेप पहुंची ताइपे, क्या करेंगे जिनपिंग, आपको बताएंगे। इसके साथ आगे जिक्र होगा कि महाकुंभ 2025 में हाईटेक तेवरों संग तैनात है फायर ब्रिगेड, रोबोटिक पावर टेंडर करेंगे आग से मुकाबला। आगे आपको बताएंगे कि चीन के पास अब कौन सा प्लान लेकर जाएंगे एनएस अजीत डोभाल, आ गई दौरे की तारीख। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अब अमेरिका से जय श्री राम 5 एकड़ में अयोध्या राम मंदिर की तरह बनेगा भव्य मंदिर। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में होगा गृह युद्ध, मुख्यमंत्री ने दी बंदूकें लेकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी, जिसके बाद टेंशन में शहबाज सरकार। जहां दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर गृह युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने शनिवार को कहा कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता बंदूकें लेकर सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने इमरान खान से शांति की वकालत बंद करने का भी आग्रह किया। इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ जल्द ही सैन्य मुकदमे शुरू होने का अंदेशा है। एबटाबाद में एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गंडापुर ने कहा कि इमरान खान, अल्लाह के लिए शांति की वकालत बंद करो। अगली बार हम शांति के बारे में बात नहीं करेंगे। जब हम हथियारों के साथ बाहर आएंगे तो हम दिखा देंगे कि कौन भागता है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब जेल में बंद पीटीआई संस्थापक ने चेतावनी दी है कि अगर नवंबर में विरोध प्रदर्शनों की न्यायिक जांच सहित उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो इस महीने की 16 तारीख से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन से युद्ध के लिए तैयार हो रहा है ताइवान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ताइवान को अमेरिका से अब्राम टैंकों की पहली खेप मिल गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि अमेरिका से 38 एडवांस अब्राम युद्ध टैंक प्राप्त हो गए हैं। ताइपो को ये टैंक ऐसे समय मिले हैं जब चीनी हमले का खतरा बढ़ रहा है। इसे देखते हुए ताइवान अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसमें अमेरिका उसका सबसे बड़ा मददगार है। अमेरिका लंबे समय से ताइवान के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। हालांकि सैन्य सहयोग पर भी चीन गुस्सा दिखाता रहा है, जो ताइवान के अपना हिस्सा होने का दावा करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ 2025 में हाईटेक तेवरों संग तैनात है फायर ब्रिगेड, रोबोटिक फायर टेंडर करेंगे आग से मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने की दिशा में अग्निशमन विभाग भी हाईटेक हो गया है। मेला क्षेत्र में हाईटेक इक्विपमेंट क्विक रिस्पांस जीरो फायर कॉन्सेप्ट के साथ अलर्ट मोड पर तैनात हो चुका है। महाकुंभ नगर के कुल 25 सेक्टर में 56 फायर स्टेशन, थाना और 26 पुलिस चौकी के साथ ही जीरो फायर थीम पर कार्य हो रहा है। महाकुंभ मेला में अग्निशमन विभाग में तैनात अमन शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तर प्रदेश, ने एनबीटी संवाददाता से बताया कि विगत माघ मेला 2024 और कुंभ 2019 में हुई आग की दुर्घटना को देखते हुए इस बार महाकुंभ 2025 फायर विभाग ने जागरूकता का एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में तैनात बड़ी संख्या में तैनात फायरमैन और संबंधित अधिकारी कैंपों में जाकर कल्पवासियों, दर्शनार्थियों और पर्यटकों को आग से बचने के उपाय, आग बुझाने, सुरक्षा के तरीकों और त्वरित सूचना के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर को बताएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के पास अब कौन सा प्लान लेकर जाएंगे अजीत डोभाल, आ गई दौरे की तारीख। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल LAC और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए 17 दिसंबर को चीन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो 2 से 3 दिन तक चीन में ही रहेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हो सकती है। जानकारी के अनुसार ये बैठक भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर समाधान खोजने के लिए विशेष प्रतिनिधि वार्ता के रूप में आयोजित की जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाओं के सफलतापूर्वक डिसएंगेजमेंट के बाद एक समाधान खोजना है। गलवान संघर्ष के बाद ये पहली विशेष प्रतिनिधि वार्ता होगी। इसी तरह की आखिरी बैठक 5 साल पहले दिसंबर 2019 में हुई थी। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार इस वार्ता में आगे की बात के लिए संभावनाएं तलाशी जाएगी। इस दौरान बफर जोन बनाने पर भी बात हो सकती है, जिसके बाद कोर कमांडर स्तर की बैठक हो सकती है। इसमें दोनों देश सीमा पर स्थिति की अधिक स्थिरता और स्पष्टता को लेकर बात कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब अमेरिका से जय श्री राम 5 एकड़ में अयोध्या राम मंदिर की तरह बनेगा
भव्य मंदिर। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका में भी रामलला की जय जयकार होगी। ह्यूस्टन के पियरलैंड में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर एक भव्य हिंदू मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है। ह्यूस्टन के पियरलैंड में स्वामी सत्यानंद सरस्वती फाउंडेशन वैश्विक हिंदू समुदाय के लिए 5 एकड़ क्षेत्र में फैले विशाल मंदिर का निर्माण कराएगा। मंदिर का निर्माण साल 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस विशाल मंदिर का निर्माण 5 एकड़ क्षेत्र में होगा। केरल हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से के रूप में फाउंडेशन का लक्ष्य 23 नवंबर 2025 को एक शक्तिशाली दिव्य स्थान पर बलालया प्रतिष्ठा समारोह आयोजित करना है। मंदिर निर्माण का पहला चरण 24 नवंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पहली बार बोले अमित शाह, ट्रूडो सरकार से मांगा सबूत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा की तरफ से लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मुद्दे पर भारत सरकार का रुख भी साफ किया। उन्होंने भारत के नए कानून और जेल की सजा को कम करने जैसे मुद्दे पर भी बात की। अमित शाह से एक कार्यक्रम में जब लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा के आरोपों को लेकर पूछा गया कि जस्टिन ट्रूडो सरकार ने आरोप लगाया था कि लॉरेंस जेल में है और केंद्र सरकार के समर्थन पर कनाडा में हिंसा करा रहा है, तो उन्होंने कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया। अमित शाह ने कहा कि विदेश मंत्री ने कनाडा सरकार को कहा है कि इस मामले में जो भी सबूत हैं वो हमारे सामने रखें, हम कठोर कार्रवाई करेंगे। जेल में अब अपराधियों की ओर से सजा की जगह मजा लेने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि हम 3 नए कानून लेकर आए हैं और देश की जनता को विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी FIR हो, सुप्रीम कोर्ट तक आपको 3 साल के अंदर न्याय मिल जाएगी। किसी को भी जेल में बेवजह नहीं रहना पड़ेगा। अमित शाह ने जेल से कैदियों का बोझ खत्म करने और जेल में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर कहा कि हमने अपने 3 नए कानूनों में ये भी किया है कि जो पहली बार गुनाहगार है 1/3 सजा पूरी होती है तो जेलर की जिम्मेदारी है कि उसे जमानत दिलाकर बाहर निकालें। अगर दूसरी बार गुनाह किया है और 50% सजा काट लेता है तो ये भी जेलर की जिम्मेदारी है कि उसे जेल से बाहर निकलवाने की कोशिश करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। PM मोदी राजस्थान को देंगे 40,000 करोड़ की परियोजना की सौगात, दूर हो जाएगी पानी की संकट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को 40,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना की सौगात देने जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने रविवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद राजस्थान के पास सबसे ज्यादा पानी होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में 11 नदियों को जोड़ने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके जरिए राजस्थान को जल अधिशेष वाला राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पाटिल ने गुजरात के सूरत में सुची सेमिकॉन के सेमीकंडक्टर संयंत्र के उद्घाटन समारोह में ये जानकारी दी। उन्होंने कंपनियों से भविष्य में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए जल संचयन पर काम करने की अपील की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक तरफ PM मोदी तो दूसरी तरफ सिंधिया। संविधान के 75 साल पूरा होने पर कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, संसद में विपक्ष ने संविधान पर सवाल उठाया है। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष खुद संविधान का सम्मान नहीं करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो उनकी पोल खोल दी है। अगर कोई संविधान को दिल में रख कर देश की सेवा कर रहा है तो वो सिर्फ PM मोदी हैं। दरअसल 16 दिसंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर थे। उन्होंने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि अब देश की जनता भी जानती है कि संविधान की कॉपी हाथ में पकड़ना और संविधान के सिद्धांतों पर चलकर देश की सेवा करना 2 अलग अलग बातें हैं। अगर कोई ऐसा कर पा रहा है तो वो PM मोदी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। सिर्फ PM मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशानायके रक्षा सहयोग से लेकर बेहतर कनेक्टिविटी तक कई मुद्दों पर लिए अहम फैसले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका ने सोमवार को अपनी साझेदारी का विस्तार करने के लिए एक भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाया है। दोनों देशों ने जल्द ही एक रक्षा सहयोग समझौते को पूरा करने का संकल्प लिया। इसी के साथ बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी और बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइनों की स्थापना करके ऊर्जा संबंधों को बढ़ाने का फैसला किया। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमार दिशानायके इस समय भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने PM मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं ने मुलाकात के दौरान व्यापक वार्ता की और कई निर्णय लिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। EVM के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक में 2 फाड़। उमर अब्दुल्ला के बाद अब अभिषेक बनर्जी ने भी कांग्रेस से कर लिया
किनारा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को संसद भवन परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाकर डेमो दिखाना चाहिए। अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के समय काम ठीक से किया गया है और बूथ पर काम करने वाले लोग मॉक पोल और गिनती के दौरान जांच करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस आरोप में कोई दम है। टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि अगर फिर भी किसी को लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो उन्हें चुनाव आयोग से मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। सिर्फ अनाप शनाप बयान देकर कुछ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विश्व बैंक से कंगाल पाकिस्तान को बड़ा झटका, $500 मिलियन का लोन कर दिया रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दिए जाने वाला $500 मिलियन से अधिक का बजट सहायता ऋण रद्द कर दिया। बैंक का कहना है कि पाकिस्तान तय समय सीमा के भीतर महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने में फेल रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार आवश्यक शर्तों में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संबंध में क्रय शक्ति समझौते को रिवाइज करना शामिल था। वाशिंगटन स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने यह भी घोषणा की है कि वो चालू वित्त वर्ष के दौरान पाकिस्तान को कोई नया बजट सहायता ऋण स्वीकृत नहीं करेगा। इससे पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। विश्व बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए कोई बजट सहायता की योजना नहीं है जो जून 2025 में समाप्त होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ी खबर। 10 करोड़ श्रद्धालुओं के वाराणसी आने की संभावना, तैयारियों को पूरा करने के दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर जहां तैयारियां अंतिम चरण में हैं, तो वहीं धर्मनगरी काशी में भी इस दौरान तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इसको लेकर प्रशासन और अलग अलग विभागों की तरफ से अब तैयारी शुरू कर दी गई है। 31 दिसंबर तक श्रद्धालुओं के आवागमन को ध्यान में रखते हुए मूलभूत व्यवस्थाओं से जुड़ी इन सभी तैयारियों को पूरा कर लेने का दिशा निर्देश दिया गया है। ऐसे में वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान श्रावण महीने की तरह परिसर में श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा ने महाकुंभ आयोजन को लेकर वाराणसी की तैयारी पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि महाकुंभ आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में काशी के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ अवधि के दौरान काशी में भी आ सकते हैं। इस अवसर पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में सावन महीने जैसी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें दर्शन करने में कोई भी असुविधा ना हो। जनपद की ट्रैफिक पुलिस, पुलिसिंग व्यवस्था और पर्यटन विभाग को श्रद्धालुओं के आवागमन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2026 तक नक्सल फ्री भारत, अमित शाह की सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मुलाकात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार का वादा है कि 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों से वो मुलाकात करेंगे। ये नक्सली पहले हिंसक गतिविधियों में लगे हुए थे और नक्सलियों के काडर का प्रमुख हिस्सा थे, लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और मुख्य धारा में शामिल हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों से ये नक्सल काडर जो कि सरेंडर कर चुके हैं, सरकार के इस विकास कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, जिसके तहत 2026 नक्सल मुक्त भारत मिशन चलाया जा रहा है। इसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल पिछले एक साल में 200 से भी ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया है। आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की यही नीति है, एक और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा तेजी लाई जाए, साथ ही नक्सलियों के काडर सरेंडर भी करें और सरेंडर करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी के लिए क्या सपने पूरा करना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मुलाकात के जरिए यही जानने की वो कोशिश करेंगे। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा ये ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इन ऑपरेशन में खास बात यह है कि पहले केंद्रीय सुरक्षा बल की अहम भूमिका होती थी, लेकिन पिछले एक साल में जो ऑपरेशन हुए हैं उनमें केंद्रीय पुलिस बलों
बलों के अलावा स्थानीय पुलिस बलों की भी बेहद अहम भूमिका रही है। लोग करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फेल है नेहरू मॉडल, हम 10 साल से सुधारने की कर रहे कोशिश। जयशंकर ने पंडित नेहरू की विवादित नीति पर उठाई सवाल। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री की नीतियों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नेहरू विकास मॉडल से अनिवार्य रूप से नेहरू विदेश नीति पैदा होती है और हम विदेशों में इसे सुधारना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे घरेलू स्तर पर इस मॉडल के नतीजों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की पुस्तक द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल के विमोचन के अवसर पर जयशंकर ने संबोधन के दौरान ये बातें कही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मॉडल और इसके साथ जुड़ी कथा हमारी राजनीति, नौकरशाही, योजना प्रणाली, न्यायपालिका, मीडिया सहित सार्वजनिक स्थान और सबसे बढ़कर शिक्षण में प्रभावित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर आरक्षण व्यवस्था को कर दिया कमजोर, अमित शाह का बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बात पर अडिग है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा देकर आरक्षण को कमजोर करने का काम किया है। शाह ने यहाँ पर कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल हिंसा की समस्या से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मणिपुर में मेइती और कुकी दोनों समुदायों से बात कर रही है तथा मौजूदा स्थिति का समाधान निकालने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस बात पर अडिग है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये कांग्रेस ही थे जिसने मुसलमानों को अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा देकर उसे कमजोर किया। गृह मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सुरक्षा बल उस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में नक्सल हिंसा समाप्त हो गई है। और करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिला विकास से संविधान सम्मान तक, पीएम मोदी ने लोकसभा में रखे 11 संकल्प। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और संविधान की 75 साल की यात्रा दुनिया के सबसे बड़े और महान लोकतंत्र की यादगार यात्रा है। भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलते हुए पीएम ने कहा कि संविधान के 75वें वर्ष में देश की यात्रा के मूल में संविधान निर्माताओं की दृष्टि है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में भारत 2047 की राह पर देश के लिए 11 संकल्प रखे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी तब संभव हुआ जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने आरक्षण के अंदर नुक्ताचीनी करने का काम किया है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान SC, ST और OBC का हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिस मिसाइल को बनाने में फेल हुआ अमेरिका, वैसी भारत ने बना ली 3 मिसाइलें। टेंशन में आया पाकिस्तान और चीन। जी हाँ दोस्तों, सपने अक्सर उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। दुनिया भर में ताकत का प्रतीक माना जाने वाला अमेरिका भी आज हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन भारत, जो कभी तकनीकी क्षमता में दुनिया की दौड़ में पीछे समझा जाता था, वही आज 3 महामिसाइल बनाकर पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। तकनीकी क्षमता में पीछे रहने वाले देश को दुनिया की अग्रणी सूची में गिना जाता है। इसका श्रेय भारत के वैज्ञानिकों का जुनून और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की मेहनत को जाता है। DRDO के वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत ऐसे हाइपरसोनिक हथियार बनाए हैं जिन्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल उन हथियारों को कहा जाता है जो कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, यानी कि 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर अपने लक्ष्य पर हमला करते हैं। इतनी इनकी तेज रफ्तार और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खासियत के बदौलत ये हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद खतरनाक हो जाते हैं, जिसे कोई भी रेडार पकड़ नहीं सकता। DRDO की हाइपरसोनिक तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। हाइपरसोनिक मिसाइल रॉकेट इंजन के जरिए लॉन्च होता है और वातावरण में 6 से 7 मैक की गति से उड़ता है। वहीं 1500 किलोमीटर से अधिक की रेंज में पेलोड ले जाने में सक्षम है। ध्वनि की गति से ज़्यादा तेज उड़ने, किसी भी रेडार के पकड़ में ना आने वाली खासियत से ये हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की तीनों सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है जो उड़ान के दौरान मिसाइल की गति को बनाए रखता है। भारत का ब्रह्मोस 2 इस हाइपरसोनिक तकनीक का सटीक उदाहरण है। बता दें कि DRDO
अभी 3 अलग अलग डिज़ाइनों पर काम कर रहा है। भारत ने एक बार गलती से पाकिस्तान की ओर से एक ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी थी, जिसे पाकिस्तान ट्रैक नहीं कर पाया था। वहीं अब ब्रह्मोस 2 और प्रोजेक्ट ध्वनि की हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने पाकिस्तान तो क्या, चीन और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। जहां अमेरिका अब तक अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को सफलता नहीं दिला पाया, वहीं भारत और रूस के साथ मिलकर इस तकनीक में महारत भारत ने हासिल कर ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। श्रीलंका ने लागू किया इंडिया फर्स्ट नीति, पहली विदेश यात्रा पर नई दिल्ली आ रहे राष्ट्रपति दिशानायके। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायके रविवार से भारत की 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। दिशानायके 15-17 दिसंबर तक भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दिशानायके के साथ विदेश मंत्री विजिता हेरात और वित्त उप मंत्री अनिल जयंता फर्नांडो भी होंगे। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।